दूसरा मेरा ये होगा। तीसरा मेरा होगा कि भाई मैं किस तरह इसको काउंटर कर सकता हूँ, सॉल्यूशंस मेरे पास क्या है। क्योंकि हमेशा याद रखना एक चीज के, जब भी आपको इश्यू बेस्ड ऐसे आ जाए, ये जो ऐसे है, ये इश्यू बेस्ड ऐसे है, ठीक है। जब भी आपको इश्यू बेस्ड ऐसे आएगा तो आपने करना क्या है भाई, आपने इसको तीन डायमेंशंस पे डिवाइड करना है। काजिज क्या है, चैलेंजेस कैसा है, इसके सॉल्यूशंस क्या है। क्योंकि आपने ऐसे को कंप्रिहेंसिव बनाना होता है हर एंगल से। असल में ये इम्पैक्ट, ये जो है ना, ये इम्पैक्ट्स पूछे जा रहे हैं कि किस तरह चैलेंज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, ठीक है। एक कंप्रिहेंसिव 360 एंगल से ऐसे को आप एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं कि भाई काजिज क्या है, ठीक है। सबसे पहला काज है ग्रोइंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। ग्रोइंग इकोनॉमिक्स डिस्पैरिटी का मतलब ये होता है कि भाई हर बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटीज या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स ना हो, ठीक है। किसी को कम हो, किसी को ज्यादा हो। हाई कंसंट्रेशन, बल्कि मैं आपको एक किताब से स्टार्ट लूंगा। जेम टेन कर्सली, अमेरिकन ऑथर है, उन्होंने किताब लिखा है व्हाट इज बिहाइंड द राइज ऑफ आईएस। व्हाट इज बिहाइंड द राइज ऑफ आईएस। आईएस जो है ना, ये दहशतगर्द तंजीम है, ठीक है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इनका एब्रीवेशन है। तो जिम टेनकर्सली साहब इस बुक में फरमाते हैं, ये किताब लिखी गई है 2015 में। इस किताब में एक बंदा लिखता है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ wealth in a few hands and war waged by the West in the Middle East led to frustration and hence extremism। ये बात वो किताब में लिखता है अपना, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपको भी दे दूं कि यमन, आपको पता होगा, सऊदी के बिल्कुल साउथ में एक मुल्क है यमन। वहां पे होदीज एक कबीला है, HOATHIS, होदीज एक कबीला है जिनको मार्जिनलाइज रखा किया है।
जिनको अब असल में होदीज जो इलाका भी है और कबीला भाई, यहाँ पे ऑयल पैदा होता है। ऑयल, ऑयल रिच जगह है, लेकिन इन होदीज को इन ऑयल में ड्यू शेयर नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? ड्यू शेयर नहीं मिलता। जब ड्यू शेयर नहीं मिलता तो ये लोग एक्सट्रीमिज्म पे उतर आए हैं। किस पे आए हैं? एक्सट्रीमिज्म पे उतर आए हैं। ठीक है। तो वजह क्या बना? वजह ये बना कि भाई आप इकोनॉमिक डिस्पेरिटी कर रहे हो, इसीलिए एक्सट्रीमिज्म जो है वो राइज कर रहा है। आई होप कि मैंने आपको अपना पॉइंट जस्टिफाई कर दिया। ठीक है। अच्छा, एक तो सबसे बड़ा रीजन ये बना कि भाई एक्सट्रीमिज्म के पीछे सबसे बड़ा हाथ जो है वो है ग्रोइंग इकोनॉमिक डिस्पेरिटीज। दूसरा क्या वजह है, कौन सी वजह है जिससे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है? वो है हेट स्पीच राइजेस टू रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। आपने देखा होगा ना कि पाकिस्तान में भी शिया सुन्नियों के खिलाफ और सुन्नी अहले तशय्युह के खिलाफ जो है ना वो हेट स्पीच देते रहते। इवन सुन्नी में भी अंदर जो उनके आगे चार फिरके जो है उनमें के बीच में भी हेट स्पीचेस होते रहते हैं। जिस तरह द ऑफ फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एक किताब है जो लिखा है स्टीफन पी कोहेन ने, और अपनी किताब में लिखते हैं कि शिया सुन्नी का जो डिवाइड है ये लोगों से ज्यादा इनके जो क्लेरिक्स है, क्लेरिक्स इनके जो उलमा है वो स्प्रेड करते हैं थ्रू हेट स्पीच। क्योंकि अवाम को तो क्या पता। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक बंदा एक सुन्नी है, ठीक है, मैं तो खुद को ना सुन्नी मानता हूँ भाई ना शिया मानता हूँ, मैं मुसलमान, मैं तो इन चीजों में पढ़ता ही नहीं। लेकिन बंदा मसलन एक सुन्नी बंदा है, एक आम बंदा है जिसको पता ही नहीं है इन चीजों का, उनके क्लरिक इनके जो वो होंगे क्या कहते हैं उसे आलिम होंगे, वो उनके दिल में ये डाल देगा कि ये शिया है तो शिया ये इस तरह है, इस तरह है, इस तरह है। तो मुझे बताओ वो एक आम बंदे के दिल में उसके लिए हेट बढ़ेगा कि नहीं? और फिर वो जाके मेंबर पे जाके जो है ना वो एक भी उनके गालियां देते रहते हैं, कहते रहते हैं शिया सुन्नी को, सुन्नी शिया को। तो इससे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है, जो स्टीफन पी कोहेन अपनी किताब द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान में बयान करते हैं कि क्लरिक्स का सबसे बड़ा हाथ है, मेंबर पे बैठ के वो हेड स्पीचेस देते हैं। इसी तरह ताबीनुल कलाम एक किताब है जो लिखा था सर सैयद अहमद खान ने, उन्होंने भी यही बात की थी कि हेट स्पीच जो है यही ही रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को फ्यूल करता है। तो यूं साबित हुआ कि हेट जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के पीछे जो दूसरा रीजन है वो है भाई आपके आपका हेट स्पीच का। ठीक है। तीसरा रीजन देखिए बंदो, ये अपना अपने अपने नाम से आया करो तो इशू नहीं होगा ना। वो नहीं, कौन कौन से मोबाइल के नाम से आते हो? अच्छा, तीसरा रीजन
रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का वो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स बाय स्टेट। जब एक स्टेट ह्यूमन राइट्स अब्यूज करेगा एक मार्जिनलाइज ग्रुप का, इससे भी जो है ना एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है। कैसे? आपको पता होगा 2004 गुजरात में से केयर हुआ था इंडिया में। इसमें काफी मुसलमानों को, मुस्लिम्स को गुजरात में अंडर द चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के एक बड़ा मैसेकेयर हुआ था मुस्लिम का। गुजरात में काफी सारे मुसलमानों को शहीद किया गया था, और उसके रिएक्शन में मुसलमानों ने फिर जो है एक्शंस लिए, एक रिएक्शन शो किया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया। अगर स्टेट ह्यूमन राइट्स अब्यूज ना करता तो क्या ये एक्सट्रीमिज्म बढ़ता? नहीं बढ़ता। तो इसीलिए जब आप ह्यूमन राइट्स अब्यूज करते हो तो इससे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है। दूसरा, राइज ऑफ हिंदुत्व। हिंदुत्व आइडियोलॉजी हिंदुस्तान ने दिया, राइज ऑफ हिंदुस्तान, और वो उनका जो हिंदुओं का एक सुप्रीमेस्ट आइडियोलॉजी और हिंदुओं को सबसे बलातर मानना। इससे क्या, जो बाकी वहां पे क्रिश्चियंस है, मुस्लिम्स है, सिख है, उनमें इनके लिए नफरत नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने उनके लिए एंटी हिंदुत्व कैंपेन स्टार्ट किए। ठीक है। चौथा पॉइंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद में आते हैं भाई। मेरी बात सुनो, आप लोग शायद टॉपिक को समझे नहीं हो। मैंने ऐसे स्टार्ट किया, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एज अ चैलेंज टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये मेरा ऐसे है, मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं, जो लोग नए हैं उनको भी पता चल जाएगा। मैंने कहा कि जो मेरा ऐसे है वो है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म एज अ चैलेंज टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है। फिर मैंने कहा कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है ये कैसे, पहले तो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को तो जाने ना कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कैसे पैदा होता है। कुछ रीजंस होंगे ना जिसकी वजह से रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म पैदा होता है। उसके मैं 4-5 पॉइंट्स आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं बोलूंगा कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म किस तरह चैलेंज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। अपने टॉपिक की तरफ मैं अभी तक आया नहीं हूं। उसके बाद मैं सोल्यूशंस दूंगा। ठीक है। थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा। अच्छा, चले, मैं आपको बस 3 फैक्टर्स ही काफी थे, क्योंकि आपका मेन ऐसे जो है वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के ऊपर है। अब मैं आपको पढ़ाने लगा हूं। पहला फैक्टर मैंने आपको बताया कि किस तरह रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है। पहला फैक्टर मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक डिस्पेरिटी की वजह से। दूसरा मैंने बताया कि हेड स्पीच की वजह से रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है। तीसरा मैंने बताया कि ह्यूमन राइट्स अब्यूज की वजह से रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है। अब मैं आपके, ठीक है जी, आप कर ले, आप रिकॉर्ड कर ले, जिसने भी रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कर ले। अब मेन ऐसे की तरफ आते हैं। ठीक है। ये किस तरह रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है चैलेंज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ठीक है।
हाउ राइजिंग रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इज अ चैलेंज टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हाउ राइजिंग religious extremism is a challenge to economic development। ये आपका ऐसे है कि किस तरह रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक चैलेंज है। ये ऐसे है आपका सबसे पहला पॉइंट, lack of foreign direct investment due to religious extremism in a country, due to religious extremism in a country। कैसे? मुझे बताओ, जिस मुल्क में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म होगा तो लोग पागल है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर क्यों आएंगे पाकिस्तान, यहाँ पे किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान में नहीं बल्कि किसी भी मुल्क में। जब रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म होता है तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है दे आर रिलेक्टेंट टू इन्वेस्ट। क्यों? क्योंकि उनकी इन्वेस्टमेंट है भाई वो उसके डूबने का खतरा होता है। जैसे पाकिस्तान, क्यों पाकिस्तान में एफडीआई नहीं आती? क्योंकि यहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, बहुत ज्यादा है। और इसी वजह से पाकिस्तान की जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है 2022 में, भाई वो $1 बिलियन है बस। और इसको अगर हम कंपेयर करें इंडिया के साथ, इंडिया का 2023 में $74 बिलियन है। और एप्पल ने, ये कंपनी ने इंडिया के साथ मुआहिदा किया है कि अगले 5 सालों में वो $40 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, एप्पल की कंपनी ने। क्योंकि वहां पे वो उस लेवल का रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म नहीं है जो पाकिस्तान में है। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, अफगानिस्तान का एग्जांपल देता हूं। अफगानिस्तान में जब काबुल फॉल नहीं हुआ था, जब तालिबान की हुकूमत दोबारा नहीं आई थी, उस वक्त फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था $39 मिलियन। और जैसे अफगान की गवर्नमेंट गिरी है, तालिबान की गवर्नमेंट आया है, तो वो $13 मिलियन पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया। और ये रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। आई होप कि मैं आपको पहला पॉइंट समझा दिया कि किस तरह रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक चैलेंज है। मुझे बताओ, जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो हुकूमत को टैक्स नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी, इससे पॉवर्टी आएगी, इन्फ्लेशन आएगा, वगैरह वगैरह। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एफडीआई का होना जरूरी है, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ने इसको करटेल किया है। एग्जाम्पल्स मैंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के आपको दे दिए, यूएन का रिपोर्ट भी मैंने आपको दे दिया। पहला रीजन। एक और एग्जाम्पल भी चलो मैं लिख देता हूं आपके लिए। आपको याद होगा प्रेंता कुमारा केस स्टडी ऑफ प्रेंता कुमारा। एक श्रीलंकन मैनेजर को सियालकोट में मारा गया था। तो मुझे बताओ, क्यों कोई यहाँ पे आके, इतनी ज्यादा रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में कि न आओ न बाओ, किसी मतलब किसी पे इल्जाम लगा और उसको मार दिया। तो क्यों एफडीआई आएगी? आई होप मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया, ठीक है।
अच्छा, दूसरा पॉइंट कि किस तरह रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है वो एक थ्रेट है आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। डिसरप्शन, ये बड़े मजे का पॉइंट है, ठीक है, लिख लिया अपने पास। इस स्टडी को रिपीट करूं? ओ भाई किधर होते हो आप लोग? मैंने कहा भाई के लैक ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ड्यू टू रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इन अ कंट्री, ठीक है। उसमें मैंने केस स्टडी डाली पाकिस्तान की। उसमें प्रियंका कुमारा की बात की मैंने। प्रियंका कुमारा एक मैनेजर थे सियालकोट एक कंपनी में, जिसपे ये बात ये एक्यूज किया गया है कि इन्होंने गुस्ताखी की है नबी अलैहिस्सलाम की शान, ठीक है। उनको फिर मारा गया था। पहली बात, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की वजह से पाकिस्तान की जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो है $1 बिलियन। इसको अगर हम कंपेयर करें इंडिया के साथ, तो इंडिया की $74 बिलियन जो है ना वो उनका एफडीआई है, ठीक है। और एप्पल की कंपनी ने इसके साथ $40 बिलियन का मुआहिदा किया कि अगले 5 साल में हम इन्वेस्ट करने वाले हैं। फिर मैंने यूनाइटेड नेशन का हवाला दिया कि यूनाइटेड नेशन कहता है कि जब काबुल फाइल नहीं हुआ था 39 मिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था। जैसे तालिबान की हुकूमत आई वो $13 बिलियन जो है ना इन्वेस्टमेंट हुई है। तो मतलब है कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म अगर होगा तो इसी तरह भाई वो आपका, चलो शुक्र है समझ आ गया। डिसरप्शन, सेकंड, डिसरप्शन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ड्यू टू एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस, ठीक है। अगर एक्सट्रीम एक ग्रुप एक पार्टी भाई आते हैं और एक्टिविटीज करते हैं जिससे इकोनॉमिक डिसरप्शन आएगा। जब इकोनॉमिक डिसरप्शन आएगा तो एक पाकिस्तान मतलब एक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। कैसे? जैसे कि आपको पता है कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं वो हमेशा वायलेंट एक्शन करते हैं। क्या करते हैं? वायलेंट एक्शन करते हैं। अगर आपको याद हो तो फैजाबाद सिट इन हुआ था, कोई पिंडी का इस्लामाबाद का है, वो पार्टी का नाम क्या जो फैजाबाद में आके बैठा था? टीएलपी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, टीएलपी। वो फैजाबाद में उन्होंने सेट इन किया था और गाड़ियों को भी चलाया था। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को जो है ना ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बंद किया था, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। इसी तरह इकोनॉमिक डिसरप्शन हुआ, स्लो डाउन इकोनॉमी। और उस वक्त जो आपके पंजाब के चीफ मिनिस्टर, पंजाब का जो स्पेशल असिस्टेंट था, SACM, स्पेशल असिस्टेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, हसन ख्वार, खावर है पता नहीं क्या है, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को 35 बिलियन रुपए का नुकसान हुआ। किससे? ये टीएलपी के सेट इन से, क्योंकि इन्होंने पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया, ठीक है। रोडें बंद की, जैसे ट्रांसपोर्ट बंद हुआ। अब मुझे बताओ, मसलन फैजाबाद में उन्होंने रोडें बंद की थी, जितना ट्रांसपोर्ट इस्लामाबाद की तरफ आ रहा है वो सारा बंद, इस्लामाबाद के बाहर जा रहा है वो सारा बंद।
वह प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा रहे थे। तो स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हसन ख्वार साहब ने लिखा, ये स्टेटमेंट था उनका, कि 35 बिलियन का नुकसान हुआ। क्यों, किस की वजह से? क्योंकि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म की वजह से। क्योंकि जो पार्टी थी एक रिलीजियस पार्टी थी, और उन्होंने एक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म स्टार्ट किया था कि फ्रांस के सफीर को भेजो, ये करो वो करो, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो आई होप कि मैंने अपना पॉइंट क्लियर कर दिया कि इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिस्टर्ब हुए। इकोनॉमिक एक्टिविटी के डिस्ट्रप्शन से भाई आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ हाँ आप लिख ले, जवेरी आप लिख ले, बड़ा बड़ा लिख ले, वाजह लिख ले, ठीक है। उनकी वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। मुझे गुस्सा इस चीज पे नहीं आता, मुझे गुस्सा इस बात पे आता है कि इन लोगों की तो दाढ़ी तो ये रखते नहीं है, 5 वक्त की नमाजें तो ये पढ़ते नहीं है, ऊपर से आके भाई गुस्ताखी भी है। चलो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है आपके, आप आए हो इधर, ठीक है, लेकिन उसका एक तरीका होता है। तरीका ये नहीं है कि आप भाई इकोनॉमिक किसी को, यार फॉर इंस्टेंस मेरी गाड़ी जा रही है उधर से, मेरी गाड़ी की शीशे तोड़ दिए, तुम एक मुसलमान हो के मुसलमान को कैसे आप नुकसान पहुंचा सकते? वो फ्रांस में हुआ था नुकसान, वो हुआ था। दूसरी बात यह है कि आपके मैसेजेस से मैं अपना पॉइंट भूल जाता हूँ। बड़े मजे का पॉइंट था मेरे जहन में, और आप, हाँ याद आ गया। जब विलियम म्यूर ने नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की थी, ठीक है, की थी कि नहीं की थी, तो उनका जवाब तो उन्होंने मारने की वजह से उनको मारा तो नहीं। जब विलियम म्यूर ने, मैं आपको लिख लूं, विलियम म्यूर साहब ने, उस बेवकूफ ने, जब नबी अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की थी, लाइफ ऑफ मोहम्मद, उन्होंने एक किताब लिखा था लाइफ ऑफ मोहम्मद, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की थी उन्होंने। सर सैयद अहमद खान ने क्या किया, उन्होंने किताब लिखा खुतबात अहमदिया, और उसमें लिख दिया कि ये जो बात है ये बंदा कह रहा है ना सारा झूठ है। तो एक इंटेलेक्चुअल जवाब दिया, क्या दिया? एक इंटेलेक्चुअल जवाब दिया इस बंदे को, सर सैयद अहमद खान ने। लेकिन हम अपनी तालीमात भूल चुके हैं। हमें भी चाहिए कि हम खुद को नुकसान पहुंचाए बगैर इसको एक इंटेलेक्चुअल जवाब दें। आई होप कि पॉइंट आपको समझा दिया। तीसरा एक बड़ा रीजन कि किस तरह रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैंडल करता है, रोकता है, वो ये है कि भाई, एक मिनट ये मैं साफ कर दूं एक और। तीसरा पॉइंट आप लिखे कि सिक्योरिटी कंसर्न्स springing from religious extremism undermine economic development. कैसे? अब सबको पता है, पैराग्राफ कैसे डेवलप करोगे कि एक्सट्रीमिज्म जब आता है तो क्या होता है? टेररिज्म आता है। जब टेररिज्म आता है तो वो सिक्योरिटी कंसर्न्स पैदा करता है। इसी सिक्योरिटी कंसर्न्स को, इसको सॉल्व करने के लिए हम मुख्तलिफ टैक्टिक्स हुकूमत यूज करता है, और उस पर खर्च होता है पैसा, डॉलर्स। कल मैंने आपको एक किताब
कल मैंने आपको एक किताब का नाम लिखा था कि पाकिस्तान ने 123 बिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं टेररिज्म के ऊपर। बताओ शाबाश, कौन सा किताब था? कौन होगा कि वो ही याद रखेगा, उनको ही याद होगा? शाबाश, बताओ मुझे। किताब का नाम बताओ, छोड़ो हाफिज पाशा। किताब का नाम बताओ, शाबाश। वेरी गुड, शाबाश। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ वॉर एंड टेरर। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑन वॉर एंड टेरर, ये किताब हाफिज पाशा साहब ने लिखा है। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑन वॉर ऑन टेरर, ठीक है, हाफिज पाशा। वो लिखता है कि पाकिस्तान 123 बिलियन डॉलर खर्च किए टेररिज्म पे। अब मुझे बताओ, ये 123 बिलियन अगर हम कोई डेवलपमेंट काम पे खर्च करते, हम एजुकेशन पे खर्च करते, हेल्थ पे खर्च करते, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करते, तो क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती कि ना होती? एग्जैक्टली होती। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट को किसने हैम्पर किया है? भाई आपके रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ने। आई होप कि मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया। ठीक है। चौथा मेन पॉइंट, और ये पॉइंट मस्तूरात को बड़ा अच्छा लगेगा। मस्तूरात तो जानते हैं ना, मस्तूरात कैसे कहते हैं? मस्तूरात तो जानते हैं मस्तूरात कैसे कहते Recording हैं? stopped. खवातीन, शाबाश। खवातीन को ही बोलते हैं मस्तूरात। ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट है। यार ये कोई क्लास रिकॉर्ड कर रहा है वैसे? कि नहीं? एक तो आई डोंट थिंक कि कोई रिकॉर्ड कर रहा हो। एनी हाउ, हम क्या कह सकते हैं? अच्छा, तो जी जी। अच्छा ठीक है, ओके, चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ये मेरा नंबर नोट कर लो मोहम्मद, ये मेरा नंबर नोट कर लो, क्योंकि फिर मुझे कांटेक्ट करो आप, ठीक है? किधर गया ये वाला? इधर है। ये नंबर नोट कर लो आप, ये मेरा स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये फिर मुझे चाहिए, मुझे भेजना है आपने 0344515200। ठीक है भाई। टॉपिक ये है कि किस तरह रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ये मैंने ये ऊपर टॉपिक, किस तरह रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है वो चैलेंज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ऐसे है ये। ठीक है, कि किस तरह रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो है वो एक चैलेंज है। ठीक है। अच्छा, जी जी, मैं कर लूंगा भाई, आप टेंशन ना लें। जी बेहतर, मैं कर लूंगा। ठीक है ना? इसी से मैं आपको थोड़ा सा, आप बोर हो चुके होंगे तो मैं आपको नज़म भी एक सुनाऊं, गजल भी सुनाऊं कि, और वो कहते हैं कि दूसरा इश्क ना करूं जी बेहतर, बस तेरे हिजर में रहूं जी बेहतर,
तू कहीं भी नहीं मिले मुझको और मैं ढूंढता फिरूं जी बेहतर। अपने पाँव में बांध लूं जंजीर, अब किसी से नहीं मिलूं जी बेहतर। मैं कलम तोड़ दूं तुम्हारे बाद, एक भी शेर ना लिखूं जी बेहतर। तू जहां चाहे पेश हो जाओ, तू ना चाहे तू जहां चाहे पेश हो जाऊं, तू ना चाहे तू ना दिखूं जी बेहतर। और लोगों से साहिलों पे मिले, मैं फकत ख्वाब में मिलूं जी बेहतर। तेरी हर बात पर झुका दूं सर, तेरी हर बात पर कहूं जी बेहतर। बस आप लोगों की जो है ना, बस इतना ही काफी, ज्यादा नहीं। ठीक है, फिर खराब हो जाओगे आप लोग। एनी हाउ, हम आते हैं अपने जो चौथा पॉइंट है कि किस तरह रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म ने इकोनॉमिक ग्रोथ को हैंडल किया हुआ है। वो है भाई वेस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसमें मुझे एक पश्तो का एक शेर याद आ रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा तो छोड़ दो, इसी जेंडर पे डिस्क्रिमिनेशन पे। अच्छा, कैसे, किस तरह ह्यूमन रिसोर्स ना वेस्ट हो रहा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, ड्यू टू रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। ड्यू टू रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म कैसे? इस पॉइंट को मैं कैसे प्रूव करूंगा? इसको मैं ऐसे प्रूव करूंगा कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है ना कमरान, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है वो भाई आइडिया ऑफ वर्किंग वेमेन को डिस्करेज करता है कि भाई एक मस्तूरात क्यों काम करे। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि भाई इनको घर में रखा जाए, स्टे देम एट होम, है कि नहीं है? अच्छा, इसी वजह से एक बड़ा चंक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो है ना हम जाया कर रहे हैं, और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रुक जाती है। जैसे कि जब तालिबान की, अब मैं रेफरेंस डालने लगा हूं, अपने कान खोल दे। जनवरी 2023 में जब तालिबान ने खवातीन को काम से रोका कि नहीं जाओगे आप, ठीक है, एनजीओ में काम नहीं करोगे, तो एनजीओ जो थे फॉरेन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। जब एनजीओ ने काम करना बंद कर दिया, एनजीओ का तो काम यही था कि वो लोगों को स्किल सिखाते, एड देते, खुराक देते, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करते, एजुकेशन देते। तो इस सारी चीजें एनजीओ ने बंद कर दी। जब एनजीओ ने बंद कर दी सारी बातें, तो मुझे बताओ ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अफगानिस्तान में नुकसानदेह साबित हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली हुआ। ईरान में भी सेम हाल है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, कि अब के ईरान 150वें नंबर पे है 156 में से ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021-22 में। और चलो हम पाकिस्तानी है तो हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान जो है
भाई वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ 20% वर्क फोर्स जो है ना वो वेमेन का है, बाकी 80% मर्द है। 80% वर्क फोर्स जो है ना वो मर्दों का है और जस्ट 20% वेमेन का है। तो मुझे बताओ ऐसा मुल्क तरक्की करेगा? ऑब्वियसली नहीं कर सकता। ठीक है। अच्छा। खालिदा إذا كلاس كي مخانة. हेलो। क्लास की मखाना क्लास की। अच्छा। ये 4 पॉइंट्स हो गए। आई होप कि मैंने आपको चारों के चारों पॉइंट समझा दिए। ठीक है। इस पॉइंट को मैं स्टार्ट से रिपीट कर दूं, ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स नहीं है, तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा। ये तुम्हारे दिमाग को ना ये इसके अंदर बुस भरा हुआ है, बुस। रिपीट करो। अच्छा सुनो, अब दोबारा रिपीट करने लगा हूं। पता नहीं किधर तुम्हारे ख्यालात होते हैं, मैं भी हैरान परेशान हूं। मैंने कहा भाई कि हम बड़ा ह्यूमन रिसोर्स जो है ना उसको वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की आड़ में। क्यों? क्योंकि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है। कैसे? जो रिलीजियस क्लेरिक्स है ना, क्लेरिक्स, मुझे आज भी याद है कि वो हमारे उसके हमारे जो मोहल्ले के मौलवी है, उन्होंने मेरे भाई को बताया, उस वक्त मैं नहीं था, मैं बाहर था, कि भाई ये जो गर्ल्स की एजुकेशन स्टार्ट हुआ है इधर, तो आप अपनी बहन को नहीं भेजोगे स्कूल। उस वक्त मेरी बहन शायद कोई क्लास 8 या 9 में थी। कोई 7 8 साल पुरानी बात है शायद। तो मेरे भाई ने कहा क्यों? कहते कि खातिन को किसने कहा कि भाई एजुकेशन हासिल करो। मेरे भाई ने मुझे फोन किया कि मौलवी साहब ये कहते हैं। मैंने कहा मौलवी साहब को बोल दो कि अपने काम से काम रखो। ठीक है। तुम्हारे इन कामों में काम नहीं है। तो ये होता है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। ये होता है कि आप औरत को घर में रखो, इसको डिस्करेज करो काम से। मैं सिंपल सी बात बताता हूं। एक घर है, एक घर है, आपको एक कॉन्सेप्ट ऐसे समझ आएगा, जिसमें हस्बैंड वाइफ है, दोनों वर्किंग है। 1 लाख रुपए ये लेकर आता है, 1 लाख ये लेकर आती है। और एक घर है जिसमें हस्बैंड है, वाइफ है। हस्बैंड जो है वो 1 लाख रुपए लेकर आता है और उनकी वाइफ कुछ करती नहीं है। तो मुझे बता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कौन सा घर करेगा? ये वाला घर करेगा या ये वाला घर करेगा? ऑब्वियसली द फर्स्ट वन। तो ये कॉन्सेप्ट आप इसलिए समझो कि पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, अफगानिस्तान की मैंने मिसाल दी थी, कि तालिबान ने औरतों को एनजीओ में काम करने से रोक दिया। एनजीओ ने रिटालिएशन में अपना काम अफगानिस्तान में रोक के बाहर चले गए। अफगानिस्तान में वो स्किल दे रहे थे लोगों को, वो फूड दे रहे थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे थे, वो एजुकेशन दे रहे थे। तो मुझे बता, अफगानिस्तान को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? फिर मैंने कहा कि वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 80% जो वर्क प्लेस है वो भाई ऑक्युपाई किया है मर्दों ने, 20% ऑक्युपाई किया औरतों ने। अगर ये बढ़ेगा तो क्या कहते हैं उसे, पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की जो है ना वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। ठीक है। सही है। 4 पॉइंट्स
तो मैंने आपको बता दिए पांचों पॉइंट्स, पांचों पॉइंट। पांचों पॉइंट इसका ये है कि इफेक्ट ऑन टूरिज्म ड्यू टू रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, जब रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म होगा तो टूरिज्म पे इफेक्ट होगा, जब टूरिज्म पे इफेक्ट होगा तो एक पाकिस्तान के या किसी मुल्क की इकोनॉमी पे इफेक्ट होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। कैसे? हाउ? 2008 में आपको पता है कि सवात पे तालिबान आए थे कि नहीं आए थे? सबको याद है। इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ पाकिस्तान, इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ पाकिस्तान का रिपोर्ट है 2015 का कि 380 बिलियन नुकसान हुआ था पाकिस्तान को। पहली बात। दूसरी बात, 9/11 से पहले पाकिस्तान में 1 मिलियन लोग आते थे टूरिज्म के लिए पर ईयर। 9/11 के बाद, पोस्ट 9/11, सिर्फ 10,000 लोग आते हैं पर ईयर। यार कहां 10 लाख लोग, कहां 10,000 लोग? ये जो लोग इधर आते हैं टूरिज्म के लिए तो हमारी इकोनॉमी पे ही वो डेवलप करते हैं ना। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, यहाँ पे जो है वो हमसे पैसे कमाते हैं। तो जब रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म होगा तो फिर टूरिज्म नहीं होगा, जब टूरिज्म नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। 2023 में टूरिज्म इतना बड़ा मार्केट है कि 2023 में तुर्की ने $56 बिलियन कमाए हैं, सिर्फ 2023 में $56 बिलियन। छोटी बात नहीं, हम दो $2 के लिए IMF के पीछे पागल होते रहते। वही दे दो हमें $2 बिलियन खुदा के लिए, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद जो छठा पॉइंट है वो है लैक ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट इन द कंट्री या रिलेक्टेंट टू अडॉप्ट साइंटिफिक नॉलेज। ये बड़ा अच्छा इसका हेडिंग आ जाएगा। छठा पॉइंट है भाई रिलेक्टेंट टू अडॉप्ट साइंटिफिक नॉलेज। कैसे? जब साइंटिफिक नॉलेज अडॉप्ट नहीं करते हो, साइंस के साथ आगे नहीं बढ़ते हो, तो भाई आप तो एक इकोनॉमी पीछे रह जाएंगे। कैसे? भाई प्रिंटर जो है ना, प्रिंटर वो इजाद हुआ, ठीक है, एनलाइटनमेंट के एज में प्रिंटर इजाद हुआ। क्या हुआ? प्रिंटर, ठीक है। जैसे इजाद हुआ, हमारे माशाल्लाह से अटोमन एम्पायर ने उस पर बैन लगा दिया कि आप किसी चीज को प्रिंट नहीं कर सकते, प्रोसेस नहीं कर सकते आप। वहीं पे यूरोप के लोगों ने उसको अडॉप्ट किया और किताबों के उन्होंने प्रिंट्स निकाले और दुनिया, यूरोप स्पेशली और फिर दुनिया
में बेच दिए, जिससे दुनिया में नॉलेज बढ़ा, और उस नॉलेज से भाई लोगों ने तरक्की करना शुरू कर दी। तो आज देखिए यूरोप किधर है और ऑटोमन एम्पायर किधर है। ऑटोमन एम्पायर तो है नहीं। क्यों? एक प्रिंटर पे पाबंदी लगा दी थी भाई। क्यों? रिलीजियस फैनेटिक्स ने वो क्या किया रहे थे, अच्छा अभी कुरान का प्रिंट निकालेंगे, अच्छा हदीस का प्रिंट निकालेंगे, ये तो नकली है। एक नकली चीज जो है ना आगे जाएगी। इतने जो है ना नेरो माइंड, और इतने उनके जो है ना जहन वो थे, नेरो थे। तो साइंटिफिक नॉलेज जो है रिलेक्टेंट थे उसको अडॉप्ट करने में। जिसने अडॉप्ट किया वो कहां पहुंच गया, जिसने अडॉप्ट नहीं किया वो कहां, दुनिया के क्या कहते हैं उसे, मैप से ही खत्म हो गए, नक्शे से ही खत्म हो गए। अच्छा, इसके बाद आपका छठा पॉइंट बनेगा, छह तो हो गए, हाँ सातवां पॉइंट। मैंने कहा हाँ भाई कि साइंटिफिक नॉलेज के साथ हम खुद को अडॉप्ट नहीं कर रहे। साइंटिफिक नॉलेज की वजह से प्रिंटर इजाद हुआ, जिसे मुसलमानों ने लगा ली पाबंदी। कौन से मुसलमान? जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे, पाबंदी लगा दी। जब पाबंदी लगा दी तो प्रिंटर, हम कुछ भी प्रिंट नहीं करते थे। यूरोप चीजों को प्रिंट करते थे, नॉलेज को, और नॉलेज को बढ़ाने लगे। ठीक है, इसी वजह से यूरोप आगे बढ़ा, और ऑटोमन एम्पायर का नक्शे में अब नाम भी नहीं है। अच्छा, 6 पॉइंट हो गए। सातों पॉइंट, इसका नेगेटिव इफेक्ट ऑन लोकल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट ऑन लोकल इन्वेस्टमेंट ड्यू टू रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। ऑन लोकल इन्वेस्टमेंट कैसे? जहां पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म होगा वहां पे क्लोजर ऑफ बिजनेस होंगे, बिजनेस सेटअप जो है ना वो क्लोज होंगे, बंद होंगे, जो लीड करेंगे पॉवर्टी को, अनएम्प्लॉयमेंट को, और फिर क्राइम्स को। यार अनएम्प्लॉयमेंट जब होगी, पॉवर्टी होगी कि नहीं होगी? जब पॉवर्टी होगी तो क्राइम पे लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये मुसर्रत कदीम की किताब है, बियॉन्ड वायलेंस, बियॉन्ड वायलेंस बाय मुसर्रत कदीम। ये अपनी किताब में लिखती है। ठीक है, कितने 7 पॉइंट्स हो गए? अच्छा ठीक है, आखिरी पॉइंट आपको लिखवाता हूँ, 8वां। ठीक है, बल्कि दो और लिखवाता हूँ ताकि आपके कम से कम 9 पॉइंट्स बन जाए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गया है? चलो ठीक है, चलिए गुड हो गया। मैं कहता तो नहीं हो?
टेक्नो, तलत, सुंदस, शाजिया, शानजे, जावेद, सना, समरीन, सुमरो, बलोच, मोहम्मद, मुदस्सिर, खुशबू, जबीरिया, जबीरा आजम, इकरा, अजमल, हमजा, अख्तर, हैदर अली, फातिमा, कामरान, बिलाल, 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 आयशा, अरशद, अंसारी, आसिया, आसरा। सबको समझ आ गया है? चले, चंगी गल है। ठीक है। पॉवर्टी के आगे मैंने लिखा है अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से आपका आएगा ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन is a final consequence of extremism। ठीक है। सीधी सी बात है यार, अगर मैं इंटेलेक्चुअल हूं मसलन, और जिस मुल्क में मैं रह रहा हूं वहां पे एक्सट्रीमिज्म है, मुझे कोई काम करने नहीं दे रहा, तो मैं, जाहिर सी बात है, मैं अब्रॉड जाऊंगा। मैं मिसाल लेता हूं सीरिया का। सीरिया में 15,000, 15,000 डॉक्टर्स माइग्रेट हुए हैं टू अदर कंट्रीज। क्यों? रीजन क्या है? आईएस आईएस है उधर, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक इन सीरिया। पाकिस्तान में स्टेट बैंक का रिपोर्ट है 8,65,000 लोग भाई गए हैं अब्रॉड। क्यों? एक्सट्रीमिज्म है। जब इंटेलेक्चुअल, आपके रिसर्चर, आपके साइंटिस्ट, आपके डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स, आपके स्किल लेबर्स बाहर जाएंगे, तो आपका मुल्क तो डेवलप नहीं होगा ना। इकोनॉमिकली तो आपका मुल्क डेवलप नहीं होगा। बाहर के ममालिक के लोग जाके काम करेंगे और बाहर के मुल्क जाके डेवलप करेंगे। तो ये भी एक रीजन है कि एक्सट्रीमिज्म ब्रेन ड्रेन को तेज करती है, और जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका खराब हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक मिनट, मुझे 1 मिनट दे, मैं 2 मिनट दे। यहाँ पे सबको समझ आ गया है? चलो अब सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं कि इसके पास सॉल्यूशंस क्या होंगे। ठीक है। किसी के पास सॉल्यूशन है? कोई अच्छा सॉल्यूशन दे सकता है मुझे, या मैं ही दूं? तो फिर हमें चाहिए कि हम इनको बोल भी देना, ये मौलवी साहिबान को, कि तुम हया व शरीयत के तकाज़ों की बात करते हो, तुम हया व शरीयत के तकाज़ों की बात करते हो। हमने नंगे जिस्मों को मलबूसी हया देखा है, देखे हैं हमने एहराम में लिपटे कई इबलीस, देखे हैं हमने एहराम में लिपटे कई इबलीस, हमने कई बार मैं खाने में खुदा देखा है।
अच्छा, बस 8 काफी है, ज्यादा फ्री मत हो। ठीक है। सजेशन की तरफ जाते हैं कि हाँ, गुड गुड पॉइंट फातिमा, गुड पॉइंट। हाँ, ये भी अच्छा पॉइंट है सिमरी। लड़के भी कोई वो उसमें वो करो ना, बाकी लड़कियां ही आगे वो जा रहे। रिफॉर्म पॉलिसीज, कौन से रिफॉर्म्स आने चाहिए? फॉरेन पॉलिसी के? अच्छा। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बोल नहीं सकता। वो कहते हैं कि तुमने देखे हैं कभी आंख से बहते हुए ख्वाब? तुमने देखे हैं कभी आंख से बहते हुए ख्वाब? तुमने समझे हैं कभी होंठ पे सहमे हुए अल्फाज? यानी हाउ, सजेशन की तरफ आते हैं। रीडिजाइनिंग एजुकेशनल करिकुलम, पहला सोल्यूशन। रीडिजाइनिंग एजुकेशनल करिकुलम, कैसे? हमें ना एजुकेशन करिकुलम को रीडिजाइन करना चाहिए, और इसके लिए हमने स्टेप उठाया भी था, सिंगल नेशनल करिकुलम की। उससे मजे की बात क्या थी पता है? उससे मजे की बात ही थी ना। अब सबसे पहले फिनोमिना समझो कि एक्सट्रीमिज्म आता क्यों है। एक्सट्रीमिज्म पाकिस्तान का मसला है कि हम पाकिस्तान पे अप्लाई करते हैं। पाकिस्तान में 3 किस्म के एजुकेशन है। एक प्राइवेट एजुकेशन है, एक पब्लिक है, और एक मदरसा सिस्टम है। जो प्राइवेट है ना, वो इलीट मेंटेलिटी के लोग पैदा करते हैं। ये थोड़े एवरेज मेंटेलिटी के लोग पैदा करते हैं। जो मदरसा है ना, वो रिलीजियस लोग पैदा करते हैं। तो यहां पे रिलीजियस और जो इलीट मेंटेलिटी, ये बिल्कुल एक्सट्रीम पे होते हैं। एक यहां पे, एक यहां पे। और जो 3 मेंटेलिटी पैदा होती है ना, 3 मेंटेलिटी, तो 3 मेंटेलिटी आपस में जाके इनका क्लैश होता है। क्योंकि रिलीजियस अलग मेंटेलिटी होती है, पब्लिक वालों की अलग मेंटेलिटी होती है, एलिट की अलग मेंटेलिटी होती है। तो इसमें क्लैश होता है। इसीलिए इमरान खान साहब ने सिंगल नेशनल करिकुलम इंट्रोड्यूस किया था, और उसमें उन्होंने क्या किया था कि मदरसा, पब्लिक स्कूलिंग, प्राइवेट स्कूलिंग के लिए सेम सिलेबस होगा, कोई डिफरेंट सिलेबस नहीं होगा। जब जब सेम सिलेबस होगा ना, तो वो एक्सट्रीमिज्म को ब्रीड नहीं करेगा। जब एक्सट्रीमिज्म पैदा नहीं होगा, तो भाई आपका जो है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, एजुकेशन में हम इस तरह लिटरेचर डालें जो रिलीजियस में हमें अखुवत की बात करे, भाईचारे की बात करे। जिस तरह कुरान में है ना कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ये सारे भाई 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 हो। फिर हम शिया सुन्नी में डिवाइड नहीं करेंगे, हम भाई भाई। वाहतसिमू बिहब्लिल्लाह, ठीक है, अल्लाह की रस्सी मजबूती से पकड़ो।
अच्छा, तो वातसिम बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू, यूनाइटेड हो जाओ और फिरकों में ना बटो। तो फिर जो है ना वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म नहीं आएगा। ठीक है। या बड़ा अच्छा वो दिया नज़रतुल उलमा का कि एक देवबंद स्कूल ऑफ थॉट था, एक अलीगढ़ था, अलीगढ़ मॉडर्न एजुकेशन दे रहा था, देवबंद रिलीजियस एजुकेशन दे रहा था। दो एक्सट्रीम पे थे। वहां पे एक नज़रतुल उलमा ने एंट्री दी और एक वो एक बैलेंस्ड एजुकेशन को वो चलाने लगे। और अगर हम जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनके लिए भी हमें कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कुरान में कि जो चाहे वो ईमान लाए और जो चाहे वो ना लाए। ठीक है। और नबी अलैहिस्सलाम को भी लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मेरे लिए मेरा दीन और आपके लिए आपका दीन। ठीक है। तो एक कुरान की एक आयत और भी है, देयर इज नो कंपल्जन इन दीन। ठीक है। तो ला इकराह फिद्दीन। तो इस तरह काफी सारी चीजें हैं हमारे लिटरेचर में जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। तो हमें रीडिजाइन करना चाहिए अपने करिकुलम को, तो फिर इस तरह की चीजें नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा, आई होप कि मैंने आपको पहला पॉइंट समझा दिया। इतने सारे रेफरेंसेस मैंने दे दिए आपको कि बस आपके तो वाह वाह मजे मजे हो गए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो है भाई कीपिंग स्टेट्स कंट्रोल ओवर रिलीजियस इंस्टीट्यूट। ये बड़े मजे का पॉइंट है। कीपिंग स्टेट्स कंट्रोल ओवर रिलीजियस इंस्टीट्यूट। कैसे? इसमें हम केस स्टडी डालेंगे इजिप्ट की। इजिप्ट की केस स्टडी डालेंगे। इजिप्ट में क्या होता है पता है आपको? कि जो भी आलिम मौलाना जो भी है, मतलब जो भी वहां पे के मौलाना है आलिम है, जो फ्राइडे सरमन देता है, जुमे का जो वो खुतबा देता है, जुमे के दिन वो जो बयान करते हैं, वो अप्रूव करेगा गवर्नमेंट से कि मैं आज इस टॉपिक पे खुतबा दूंगा, बयान करूंगा, और मेरे ये जो है मेरे टॉपिक्स होंगे। तो जब वो देखते हैं जब कि गवर्नमेंट, अच्छा हाँ ठीक है बस सही है इस पे करो। अच्छा, इसके लिए ना बड़े मजे का हमने भी इनिशिएटिव लिया था इमरान खान की हुकूमत में। हमने क्या किया था पता है? चीजों को क्रिटिकली देखा करो हमेशा। इमरान खान साहब ने एक इनिशिएटिव किया था कि भाई एक तो मैं सोलर लगाऊंगा हर हर मस्जिद में। फिर मैं क्या करूंगा भाई कि मैं जो इमाम है इनको सैलरीज दूंगा। अगला स्टेप क्या था पता है? वो इनको कहता है कि भाई अब बंदे की जो सैलरी देते हो उसकी बात मानता है ना फिर, कि भाई इस टॉपिक पे आप फ्राइडे सरमन दो, इस टॉपिक पे ना दो। वो एक किस्म के लिए मौलवी हजरात को अपने काबू में करना चाहते थे। एक पॉलिसी थी, हिडन पॉलिसी थी, लेकिन ये किसी किसी को समझ आ रही थी उस वक्त। आई होप कि मैंने समझा दिया आपको। ठीक है। तो हमें चाहिए कि कीपिंग स्टेट्स कंट्रोल। जब कंट्रोल होगा ना फिर क्या होगा पता है? जो शिया क्लरिक्स होंगे ना वो हेड स्पीच नहीं देंगे। जो सुन्नी होंगे ना वो हेड स्पीच नहीं देंगे। जब हेड स्पीच नहीं देंगे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म नहीं होगी। जब रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म नहीं होगी आपकी इकोनॉमी खराब नहीं होगी। अब वही समझ। तीसरा पॉइंट, ट्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ
ऑफ इस्लाम। आप सबने किताब पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम बाय डॉक्टर हमीदुल्लाह। और द जेन्युइन इस्लाम बाय जॉर्ज बर्नर्ड शाह। ये दोनों अपनी किताब में लिखते हैं कि रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म जो इस्लाम में हो रहा है, इसका जो बेसिक रीजन है ना, बेसिक रीजन, वो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है। तो एक्सट्रीमिज्म तब खत्म होगा जब इस्लाम की सही इंटरप्रिटेशन होगी। क्यों? क्योंकि इस्लाम तो नाम ही पीस का है भाई। ओके। इस्लाम का नाम इस सलम से निकला है, इसका नाम है पीस, SLM, पीस। तो कोई जो है ना, वो इशू फिर नहीं होगा। चौथा, यार अगर आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही ना, तो मैं मुंह से भी तो बोल रहा हूँ ना। अब जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ वो तो आप नोट किया करें ना, इतने बच्चे तो ना बने, सारा मूड खराब हो जाता है इससे। मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए। एक किताब है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, एक और किताब है द जेन्युइन इस्लाम। इंट्रोडक्शन टू इस्लाम डॉक्टर हमीदुल्लाह ने लिखी है, द जेन्युइन इस्लाम जॉर्ज बर्नर्ड शाह ने लिखी है। वो कहते हैं कि अगर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है इस्लामी ममालिक में, तो वो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम है। इसको हम रोक सकते हैं अगर हम सही इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम करें, क्योंकि इस्लाम नाम भी पीस का है। क्योंकि हम जब सलाम भी करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, सलामती हो तुम पर, वो दीन जिसमें बंदा जब मिलता है किसी और के साथ, वो उनको बोलता है कि आप पे सलामती हो, तो वो दीन कैसे जो है वो एक्सट्रीम हो सकता है? तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इंटरप्रिटेशन ठीक करें, ट्रू इंटरप्रिटेशन करें। चौथा पॉइंट, तीन तीन दो तीन पॉइंट और करेंगे, फिर क्लास खत्म करते हैं, ठीक है? छोटा पॉइंट है इंटरफेथ डायलॉग देखी नहीं था। must be क्या हो गया? done by taking all stakeholders into account। ठीक है? बोले हाँ बोले मैं ज्यादा पक गया ना। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ? वो इधर पड़ा था। Interfaith dialogue must be done by taking all stakeholders into account। देखो, सबसे बड़ा मसला क्या है इस्लामिक वर्ल्ड में? शिया सुन्नी का है कि नहीं है? शिया बैक बाय ईरान, सुन्नी बैक बाय किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है? इसके दरमियान हमें इंटरफेथ डायलॉग करना चाहिए। और आपको पता है जो एक्सट्रीमिज्म मिडिल ईस्ट में हो रहा है ना, कोई बात नहीं। बात सुन रहे हो? सीरिया, यमन, इवन ये तो इराक, इनके पीछे ईरान और किए से शिया एंड सुन्नी है। इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? इसको हम ऐसे खत्म कर सकते हैं कि भाई शाह वली उल्लाह ने एक किताब लिखी थी, शाह वली उल्लाह, कुर्रतुल ऐन। उसने उन्हें
किताब में लिखा था कि शिया और मुस्लिम के दरमियान, शिया और सुन्नी के दरमियान तीन चीजें कॉमन है: कुरान, नबी नहीं, और खुदा। हमारे तो फिर लड़ाई किस बात की? किताब एक है हमारा, या नबी को नबी एक है हमारा, इधर आते हैं, खुदा एक है हमारा, क्या ख्याल तो हम लड़ाई किस बात की कर रहे हैं? डायलॉग्स किए, वैसे कहते हैं और इसी तरह उन्होंने शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट्स को खुला खराब है खुला खत्म किया, ना वो क्या मिनिमाइज किया। रसूल दी ठीक है। टीचर जो नसीब ना खबर गई पांच हुआ। कान दीजिए वो जी वो इस्लाम पांचवा मगाटा सोच कलर है सोल्यूशन, मिटिगेट बड़ सोचते सोच कबे सिंगर सेपरेटिस्ट मेरे पोयम से एक्टिविटीज। हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए टीटीपी के खिलाफ, लश्करी तैयबा के खिलाफ, आईएस केपी के खिलाफ। तो जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटी, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसके खिलाफ जो है ना, हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। और आईएस आईएस के खिलाफ मिडल ईस्ट में और इनको पाकिस्तान में। छठा पॉइंट, हमें रिहेबिलिटेशन सेंटर्स खोलने चाहिए जो साथ में, किस लिए कि एक्सट्रीमिस्ट मेंटेलिटी के जो लोग हैं उनकी हम रिहेब करें। कोई आप में से स्वाद से कोई है? स्वाद सिटी से? एनीबॉडी फ्रॉम स्वाद? स्वाद से कोई है? अच्छा, कोई नहीं है। स्वाद में एक इंस्टीट्यूट खोला गया है सबाउन के नाम से। ठीक है। इस तरह इंस्टीट्यूट है कि जहां पे जो एक्सट्रीम टेंडेंसी के लोग होते हैं ना, जो एक्सट्रीमिज्म में इन्वॉल्व है, जो टेररिज्म में इन्वॉल्व है, उनकी रिहेबिलिटेशन की जाती है। सबाउन। ठीक है। सबाउन स्पेलिंग आप देख ले, आप चेक कर ले। तो ये मेरे तरफ से आज का भाई क्लास था। हाँ, हम एक और काम भी कर सकते हैं कि हम यूथ को भाई हेल्थी एक्टिविटीज में मसरूफ रखें, जिस तरह स्पोर्ट्स है, जिस तरह एजुकेशन है। ठीक है। तो फिर भी इस एक्सट्रीमिज्म कम हो सकता है। यूथ को हेल्थी एक्टिविटीज में मसरूफ करें। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछे। कितना है माल गच की बल्कि गॉड तिशु डायरेक्ट ना और हम आर्ट आप ये भी लिख सकते हो कि भाई हम स्किल लेबर पैदा करें, भाई एम्प्लॉयमेंट दे, जिससे पॉवर्टी खत्म होगी, और इसी तरह। अच्छा, मैं आपको दोबारा, ये आखिरी क्लास था, आखिरी फ्री क्लास था। जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो मुझसे रब्ता करें इस नंबर पे। ठीक है। जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं कितना मा इधर पे रब्ता करें, तो इनको मैं ग्रुप में ऐड करता हूँ फिर। मुफरा का ठीक है। दाज कट सी बेल पॉलिसीज बनते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं होते ना, काफी सारे रीजन इम्प्लीमेंट ना होने के। रिसोर्स नहीं है, प्रॉपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, करप्शन है। हाँ, क्यों नहीं लिखेंगे भाई? पैराग्राफ लिखेंगे ना, अब वो तो जो स्ट्रक्चर आपको टीचर पढ़ाएंगे ना, अब आपको समझ आ जाएगा। स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे ना, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है।
जी जनाब फरमाइए। अच्छा, वो मैं ये कह रहा था कि हिडन एजेंडा ये था कि भाई इमरान खान के दौर में उन्होंने मस्जिदों को सोलर्स दिए थे, ठीक है। फिर इमाम को वो तनख्वाह भी देने लगे। उसके पीछे रीजन भी ये था कि जब आप किसी बंदे को तनख्वाह देते हो तो फिर वो आपकी बात मानेगा ना। नेक्स्ट स्टेप उनका ये था कि भाई जब तनख्वाह देंगे तो उनको हम बोल देंगे कि भाई अब आप वो खुतबात वही बयानात करेंगे खुतबे पे जो हम चाहते हैं। जिस तरह इजिप्ट की मैंने केस स्टडी आपको दे दी, ऐसे। नेगेटिव इफेक्ट ऑन लोकल इन्वेस्टमेंट मैंने ये बात की कि जहां पे एक्सट्रीमिज्म होगी वहां पे लोकल लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। वो बाहर जाएंगे। वैसे मैंने कोटेशन एक आपको कोट किया था कि मुसर्रत कदीम ने बियॉन्ड वायलेंस एक किताब लिखी है 2020 में कि जहां पे एक्सट्रीमिज्म होता है वहां पे लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, जिसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। मैंने ये कहा था क्राइम्स बढ़ते हैं। एनी बॉडी एनी क्वेश्चन? आसिया परवेज, अनवर अंसारी, आयशा अरशद, बिलाल अहमद काकड़, बिलाल खान, बिलाल सैफून, डॉक्टर कामरान खान, फातिमा, जबीर आजम, जबीरिया, खुशबू, मुदस्सिर, मोहम्मद नौशेरवान, तलहा, सलमान खटक साहब, सना, शानजे, जावेद, सुंदस, तलत कियानी। एनी क्वेश्चन? और सबको समझ आ गया, क्लियर हुआ है? ठीक है। देखो थीसिस स्टेटमेंट मैं बताता हूँ, किसने क्वेश्चन किया है? हाँ नशरवान साहब। थीसिस स्टेटमेंट आपको सर सिखाएंगे, उसका अलग क्लासेस है, ठीक है। फिर भी अगर आप कहते हैं कि इसका मैं थीसिस स्टेटमेंट डेवलप करूं तो मैं इस तरह डेवलप करूंगा, क्योंकि द राइजिंग रिलीजियस extremism is posing serious challenges to the economic development of Pakistan. Full stop. There are various socio-political and ideological reasons behind this menace. Full stop. Collective social response and positive role of state institutions can help Pakistan in getting rid from this parasite. एक तो मैं ही बनाऊंगा, चलो आपकी दूसरा ही बना देता हूं। आपका बड़ा शौक है, 3 4 दफा आपने पूछ लिया आपके थीसिस स्टेटमेंट का। Religious fundamentalists thought any step toward prevalence of modernity and liberal ideas would damage their religious teaching, so they never let their respective societies to move ahead in the socio-economic arenas. Full stop. However, by teaching the masses modern perspective of religion, the hindrance in the socio-economic development can be contained. एक और सुनाओ, चलो एक और भी सुन लेती स्टेटमेंट्स का। Along with numerous other issues concerning economic development, religious extremism, undoubtedly poses the grievous threat, full stop. While countries like India are not much affected by it, developing Muslim nations seem to be struggling with it, particularly in post 9/11 world. Full stop. Elaborative intergovernmental efforts are the need of the time to curb this menace, since extremism knows no boundaries. तो काफी थे क्या, और कुछ भी सुनाओ आपको? एक और चाहिए? नहीं चाहिए, ठीक है। जिस जो आपको सिखाएंगे ना, मैं इसलिए आपको नहीं बोलता हूँ कि वो सिखाएंगे, सर आपको सिखाएंगे, एक प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि वो सर से आप सीख ले, वो स्ट्रक्चर पे सर क्लासेस देंगे। जी हाँ बोले सना। कुरान, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड अल्लाह पाक, तीन, गॉड, प्रॉफिट एंड बुक, ठीक है।
खोला था हमने, पीछे से डायरेक्ट मैंने किया, रिमोट ऑन कर दिया, अच्छा फिर लेकिन फिर आगे उसका नहीं समझ आप? थोड़ा नहीं था। चले, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम छुट्टी कर लेते हैं। और मिलते हैं फिर। ये नए लोग, अनवर अंसारी, आसिया परवेज, अपना इंट्रो आप दे दे आप। किस किस के, कहाँ से, मतलब किसके लिंक पे आए हैं? आयशा अरशद, बिलाल अहमद कल्बी मैं जानता हूँ, बिलाल खान को भी जानता हूँ, बिलाल आईफोन, जबीर आजम आप नहीं है, मुदस्सिर को मैं जानता हूँ, नौशरवान, मोहम्मद नौशरवान साहब, ये आप रोलेक्स ओवर कशा आवाज ठीक है। अनम्यूट नहीं हो रहा। अनम्यूट नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा? अनम्यूट। भाई बंदा जब क्वेश्चन बंदा पूछता है उसका जवाब भी, एक जवाब भी होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके। CSPMS डिस्कशन ग्रुप से, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है नौशरवान साहब, ओके। देखा ठीक है, ओके, फाइन फाइन। चेंज हो गया। ज्वाइन करना चाहते हो मेरे से कांटेक्ट करें आप फिर, ठीक है। कांटेक्ट मी इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस सेशन। ये सॉफ्टवेयर कल की क्लास की रिकॉर्डिंग किसी ने की नहीं है तो वो अवेलेबल नहीं होगी। नौशरवान भाई अपना मुझे वो कर दे, मुझे मुझे मैसेज कर दे आप, रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए, ठीक है।